हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल वीआईपी फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी ने लॉज ऑफ मोशन की जो पहली वीडियो है वो सभी ने देख ली होगी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन की सेकंड वीडियो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में चैप्टर को खत्म कर पाऊं। बाकी देखते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में आपने पहली वीडियो में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम दूसरी जो वीडियो है उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने किसी को थप्पड़ मार दिया और वो दूसरा बच्चा भी थोड़ा सा ऐसा ही था, तो उसने ना सहन करते हुए क्या किया, दूसरा थप्पड़ उसको वापस जड़ दिया। तो उसने एक्शन किया, उसको क्या मिल गया? रिएक्शन मिल गया। तो किसी भी रिएक्शन के लिए एक्शन जरूर होगा, किसी भी एक्शन के लिए रिएक्शन जरूर होगा। यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ हमेशा कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक बॉडी के ऊपर, मान लो ये बॉडी 1 है, एक बॉडी के ऊपर, ये बॉडी 1 है, ये 2 है, तो फोर्स ऑन बॉडी 1 बाई 2 और फोर्स ऑन बॉडी 2 बाई 1, ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और ये साइमल्टेनियसली होगी। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है? ये साथ साथ होंगी। इसको थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। तो जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लेकिन प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव साइन के साथ होगा। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? रिएक्शन बैक में। ठीक है, अब देखो एफ ए बी, अगर दो बॉडी की बात कर ली हमने, ए और बी बॉडी की बात कर ली, तो हम क्या कहेंगे? फोर्स ऑन ए बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी कहें, या फिर फोर्स ऑन ए बॉडी ए ड्यू टू बी, तो वो वाली इक्वल किसके होगी? माइनस एफ ऑफ बी इंटू में ए। अब थोड़ा सा देखो इसके बारे में। एक्शन एंड रिएक्शंस जो है वो दोनों फोर्सेज हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे हम कई बार ये समझ जाते हैं कि पता नहीं एक्शन क्या होगा या रिएक्शन क्या होगा। तो एक्शन और रिएक्शन क्या है? फोर्स है। इनको एग्जांपल के हेल्प से हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये जो फोर्स है ये हमेशा पेयर में अकर्स करती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक्शन किया और रिएक्शन वापसी में ना मिला हो, या रिएक्शन वहां से हो रहा हो और किसी प्रकार का एक्शन ही ना हुआ हो। अच्छा, इससे आगे क्या है? एक्शन एंड रिएक्शंस डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जैसे एक दीवार है और हमने एक बॉल को इस दीवार के ऊपर फेंका। ठीक है, तो इस बॉल ने क्या किया? इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाया। इस दीवार के ऊपर क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो अब ये एक बॉडी होगी। अब दूसरी बॉडी कौन सी है? हमारी वॉल है। वॉल मतलब दीवार। इस वॉल ने इस बॉल के ऊपर वापस फोर्स लगाया और ये बॉल वापस ऐसे आ गई। कई बार हम जैसे खेलते हैं ना, तो दीवार के ऊपर बॉल डाल के हम वापस इसको कैच करते हैं, तो उसमें एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा है। लेकिन ये बच्चे ध्यान रखना कि एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी। भले ही डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करती हो, लेकिन साइमल्टेनियसली होगी। साइमल्टेनियसली की मतलब क्या है? साथ साथ होगी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप जहां भी पढ़ते हैं, आपने अपनी लैब में जरूर ये वेट बैलेंस की स्प्रिंग देखी होगी। ये स्प्रिंग बैलेंस होती है, इनसे हम वेट मेजर कर सकते हैं लगभग 1000 ग्राम्स तक का, यानी कि 1 किलो तक का। तो इसमें क्या है? जैसे मान लो मैं इनको दोनों को आपस में ऐसे अटका देता हूं। ठीक है, इसको जैसे ही मैंने इनको आपस में हुक्स में ऐसे कर दिया और करने के बाद मैं इनको खींचने की कोशिश करूंगा। जब मैं इसको खींचने की कोशिश करूंगा तो इधर अगर 500 है तो इधर भी कितना होगा? 500 होगा। तो एक तरफ से एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ से क्या होगा? रिएक्शन हो गया। तो ये इक्वल एंड अपोजिट है, और इक्वल एंड अपोजिट की वजह से नेगेटिव सिग्नेचर आ जाता है। तो यहां पर अगर मैं एक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं तो इस वाले पे रिएक्शन होगा। और यहां पर मान लो 58 ग्राम शो हुआ है, तो यहां पर भी कितना होगा प्यारे बच्चों? 58 ग्राम होगा। इसे आगे देखो, ये एक बॉल का मैंने एग्जांपल बताया था। यदि मैंने यहां से एक बॉल इस पर फेंकने की कोशिश करी तो इस बॉल ने क्या किया? इस बॉल ने एक्शन किया, और उसी प्रकार इस बॉल ने इस बॉल के ऊपर वापस क्या कर दिया? रिएक्शन कर दिया। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। इसी प्रकार आगे डिस्कस करते हैं एक्शन एंड रिएक्शन रॉकेट के अंदर। अब रॉकेट में क्या होता है? रॉकेट में हवा को नीचे की तरफ धकेला जाता है और इससे रॉकेट का है ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये भी क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन है। और दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे एक नाव है,
नाव के अंदर कोई एक बच्चा है या एक लेडीज है या जेंट्स है, ये क्या कर रहा है कि यहां से नाव से उस दीवार पे जाना चाह रहा है, तो ये यहां से क्या करेगा बताओ, एक्शन करेगा, आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो ये जो नाव है ना, ये हल्की सी पीछे की तरफ आएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन। तो ये भी एक एग्जांपल है एक्शन एंड रिएक्शन का, या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। अब देखो कई बार दिमाग में सवाल आता है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्व का मतलब क्या है। तो कंजर्व का मतलब हमेशा ये रहेगा कि इस चीज को ना तो बनाया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। इससे मतलब इस क्वांटिटी को, चाहे वो चार्ज कंजर्वेशन की बात की जाए या मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की जाए, तो उसको ना हमेशा क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो चार्ज जो है वो भी कंजर्व रहता है और मोमेंटम जो है वो भी कंजर्व रहता है। तो एक बार परिभाषा सभी पढ़ेंगे, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ए इंटरएक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। अब देखो जैसे इसके एग्जांपल से लेते हैं, अच्छा इसमें छोटी छोटी गोटियां होती है, आपने देखी होगी। हमने यहां से स्ट्राइकर इसके ऊपर मारा, स्ट्राइकर को जैसे ही हमने स्ट्राइक किया तो ये हुआ ये कि ये जो स्ट्राइकर था ये तो यहां पे आ गया, और ये जो गोटी थी ये इसके अंदर चली गई, और हम इस गोटी को अपनी तरफ साइड में कर लेते हैं, ये कहते हुए कि भाई मैंने जो इस गोटी को है ये डाल दिया, ये अगर 20 है या 10 है जो भी है तो ये मेरे खाते में जुड़ जाएंगी। समझ रहे हो कि नहीं? अरे कैरम तो सभी ने खेला होगा, अरे खेला है कि नहीं? ओके, आप देखो ध्यान से समझना, इसकी जो वेलोसिटी थी या इसका जो मास था, ये तो मास इसका कुछ भी रहा होगा, इसका मास मान लो m2 हमने मान लिया, तो इसकी जो वेलोसिटी थी उसने इस गोटी को वेलोसिटी दे दी और ये यहां पर स्टॉप हो गया, और इस जो वेलोसिटी इसको दी उस वेलोसिटी से ये गोटी इसके अंदर चली गई। देखो इसको एक थोड़ा सा हम उससे समझेंगे, फिलहाल जो है ना एक छोटा सा डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को ध्यान से समझना, उस डेरिवेशन को आप ध्यान से समझेंगे। एक बॉडी ले ली मैंने जिसका मास ले लिया मैंने m1, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बोलो, u1 होगी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। ये बॉडी नंबर 1 थी। इसी प्रकार बॉडी नंबर 2 ले ली जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v2 थी, और इसका मास कितना था, m2 था। अब प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये सभी को पता है। अच्छा देखो फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सलेरेशन। अब फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी का मास भी फर्स्ट वाले का लेना पड़ेगा, एक्सलेरेशन भी फर्स्ट का। इसी प्रकार m2 इनटू में a2, तो दूसरी का ही एक्सलेरेशन दूसरी का ही मास हो गया, ठीक है। एक्सलेरेशन को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में टाइम, और इनटू में m1 है ही हमारा। इसी प्रकार माइनस m2, और एक्सलेरेशन को लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में t, यही तो लिख सकते हैं। अरे बोलो, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, यहां से आगे डिस्कस करते हैं हम। v फाइनल यहां पर क्या है, v फाइनल, सॉरी यहां पर मैं एक छोटी सी गलती कर गया, ये v1 है, ये v1 है, ठीक है। अच्छा v फाइनल क्या है यहाँ पर, v फाइनल है मेरा v1, तो m1 इनटू में v फाइनल का हो गया v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 थी, और अपॉन में क्या है ये t है, इज इक्वल टू माइनस m2। v फाइनल यहाँ पर क्या है, v2 है, माइनस यहाँ क्या है u2 है, और अपॉन में क्या है t। तो देखो दोनों तरफ t है, t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को हम गुणा करके लिख देते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। अच्छा माइनस और माइनस टकरा के प्लस m2 u2, ठीक है। अब इसको मैं एक तरफ ले आता हूं, तो m1 v1 को मैंने यही रखा और m2 v2 को इधर लेके आऊंगा, तो ये माइनस का था तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, m2 इनटू में v2 इज इक्वल टू, ये m1 v1 माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस, तो m1 u1 प्लस का m2 इनटू में
u2। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कि 2 kg की एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर प्रति सेकंड थी, बाद में उसने मतलब टकराव किया या कोलिजन किया एक 5 kg बॉडी के साथ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो। तो ये सारी चीजें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये छोटा सा डेरिवेशन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल। देखो इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सेम फोर्सेज लगे। जैसे ये एक पॉइंट था, इसके ऊपर मैंने यहां से भी फोर्स लगा दी F1, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर ही यहां से F2 फोर्स लग गई। समझ में आ रही है बात? तो दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। जैसे मान लीजिए ये जो फोर्स है, ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, अगर ये कोई फोर्स नहीं लग रही तो ये वस्तु इधर से मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगी, या मैं इधर लगा रहा हूं तो इधर मूव करना स्टार्ट कर देगी। यदि मैं 5 न्यूटन ही इधर लगा रहा हूं और 5 न्यूटन ही इधर लगा रहा हूं तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? ये बॉडी मूव नहीं करेगी। हालांकि फोर्स भी लग रही है, उसके बावजूद भी मूव नहीं करेगी। तो हम इस चीज को बोलेंगे दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट हैव इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और यहां पर न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करेगा। तो यदि इस वाले डायग्राम की बात करें तो इसमें इक्विलिब्रियम फोर्स क्या होगी बताओ? F1 का मान F2 के बराबर होगा, लेकिन माइनस निशान के साथ। अब इस चीज को अगर मैं इधर लेके आऊं तो बताओ क्या हो जाएगा? F1 प्लस का F2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसी प्रकार लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, अगर जिसने वेक्टर की वीडियो नहीं देखी हो कृपया करके वेक्टर की वीडियो देखें, तभी ये समझ में आएगा। अच्छा देखो, ये एक फोर्स है F1, ये फोर्स मेरी F2 मान ली, तो इनका इक्विलिब्रियम कहां कहीं यहां पे होगा, और इसको मैंने F3 मान लिया। और इसके एक अपोजिट में जो फोर्स है ये क्या है? माइनस F3। कैसे है ये? माइनस F3। तो इसका जो ये जो फोर्स लग रही है, इसके अपोजिट में जो ये फोर्स है ये इसके बराबर होगा, और कैसे निशान के साथ? माइनस निशान के साथ। तो ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, F1 और F2 का कॉम्बिनेशन था। ठीक है। या मैं ये कहूं कि वैसे अगर थीटा के आधार पर हम इसको करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस का 2F2 स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 इंटू में कोस थीटा और इसका अंडर रूट। और ये वाला जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ? इधर F3 के बराबर होगी। लेकिन फिलहाल हम इस फोर्स को क्या मान लेते हैं? F1 प्लस में F2 मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों F1 प्लस में F2 जब हम मानेंगे ना इसको, तो F1 प्लस में F2 का मान जो है वो माइनस F3 के बराबर हो जाएगा। F1 प्लस में F2 इज इक्वल टू माइनस F3। अब इस वैल्यू को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो F1 प्लस का F2 प्लस का F3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। कुल मिला के बात ये हुई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जिस भी टाइप की फोर्स लग रही है उन सभी फोर्स की वैल्यू कितनी है, उनका सम जो है, उनका एडिशन जो है वो सारा क्या है? 0 है। समझ में आ गई बात? अच्छा देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी वस्तु को मूव करने की कोशिश करते हैं तो उसके नीचे वाले सरफेस के ऊपर एक फोर्स काम करती है, और उसी फोर्स को हम किसका नाम देते हैं बताओ? फ्रिक्शन का नाम देते हैं। फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मैंने एक अलमारी को धक्का मारने की कोशिश करी, एक बात बताओ आप, यदि मैं इस अलमारी को धक्का मारने की कोशिश करूंगा और वो मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, उसमें जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा है हमारी अप्लाइड फोर्स से, हमारी अप्लाइड फोर्स से। यदि मेरी अप्लाइड फोर्स जो है, मेरा जो धक्का है, मेरा जो पुल या पुश है, जो मेरा फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो वो अलमारी क्या कर जाएगी बताओ? मूव कर जाएगी। यदि वो बहुत ज्यादा कम है तो वो अलमारी मूव नहीं करेगी। इसलिए यहां पर दो ही बातें लिखी हैं कि यदि फ्रिक्शन ज्यादा है अप्लाइड फोर्स से तो नॉट मूव, वो वस्तु मूव नहीं करेगी, और यदि अप्लाइड फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शन से तो वो वस्तु मूव करना स्टार्ट कर देगी। पहले टाइप की यदि बात करें तो पहला टाइप है मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन को थोड़ा सा सावधानी से समझना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? यदि मैं किसी वस्तु को मूव करवाना चाह रहा हूं, ठीक है, अब मूव करवाना चाह रहा हूं तो वो एकदम से तो मूव नहीं करेगी, उस पे एक नीचे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो जो फ्रिक्शन है ना वो उस बॉडी को मूव करने से अपोज करेगा।
तो कुल मिला के उस बॉडी को मूव ही ना करने दे, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए। और वो किस टाइप का फ्रिक्शन होगा हमारे पास, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। द फोर्स दैट रेजिस्ट इनिशिएशन ऑफ द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर विद विच इट इज इन द कॉन्टैक्ट। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर कॉन्टैक्ट में है, इसका नीचे वाला हिस्सा, और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करूं और नीचे वाला जो फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है वो इसको मूव ही ना करने दे, तो उस फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। प्यारे बच्चों, इसको हम एफएस से डिनोट करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, एस फॉर स्टैटिक, और एफ का मतलब क्या है, फ्रिक्शन है। अब देखिए जरा, एक ये मेरे पास बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही होगी, नीचे इसका वेट है, ये mg काम कर रहा होगा, यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स है, यहां पर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना प्यारे बच्चों, ये फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन होगी। ओके, अब यहां से हम जब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो एक निशान आ जाएगा जिसको μs बोलते हैं, और ये क्या है, ये फ्रिक्शनल कांस्टेंट है। तो Fs का मान क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, μs इंटू में m। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे। इससे आगे बात करते हैं हम स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था, स्टैटिक फ्रिक्शन जो वस्तु को मूव ना करने दे, वह फ्रिक्शन जो वस्तु को मूव ना करने दे। लेकिन मान लीजिए अब कोई वस्तु मूव कर गई, अब कोई वस्तु क्या करेगी, मूव करेगी, तो मूव करने के बाद जो उस पर फ्रिक्शन काम करेगा, इसको स्लाइडिंग भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉक है मेरे पास और ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्लाइड। तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, इस सरफेस के साथ नीचे वाला हिस्सा कांटेक्ट में है, और बॉडी मूव नहीं कर रही थी तब तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा था। लेकिन अब बॉडी मेरी मूव कर गई, तब जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उस वाले फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो द फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोज रिलेटिव मोशन, मतलब उसको मोशन जो हो रहा है ना उसका अपोज करे बिटवीन द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से लिखा था, इसको हम Fk से लिखेंगे। किससे लिखेंगे प्यारे बच्चों, Fk से। ये स्टैटिक था, ये Fk है। इसके 2-3 लॉ है, इनको आप पढ़ लेना। जो Fk है वो इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट होता है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो ये निशान है ये आल्सो इंडिपेंडेंट टू द वेलोसिटी होता है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इस बात पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती इसकी। अच्छा, इसी प्रकार नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करें, ऊपर n है, नीचे mg है। पहले तो ये वस्तु क्या कर रही थी, मूव ही नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये मान लो मूव कर रही है और यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर भी एक निशान आ जाएगा, उस निशान को हम क्या बोलेंगे, म्यू इंटू में k इंटू n। तो एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, म्यू के इंटू में n। और यहां से अगर आप म्यू के की वैल्यू निकालना चाहो तो हम जानते हैं कि इक्वल टू के इधर कोई भी चीज मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो यहां से म्यू के की वैल्यू हो जाएगी एफ के बाई n, ठीक है। और म्यू के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो म्यू के की वैल्यू होती है, म्यू के, वो हमेशा लेस देन होती है म्यू एस से। कुल मिला के मेन बात ये हुई कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से, या हम ये कहें कि म्यू के जो है वो हमेशा लेस देन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब देखो तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो, एक तो बॉडी को मूव ही ना करने दे, जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोल लेंगे। एक बॉडी मूव तो कर रही है और आपस में स्लाइड कर रही है, वहां पर कोई फ्रिक्शन काम कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल लेंगे। लेकिन एक बॉडी प्यारे बच्चों इसको रोल करे, जब ये रोल करना स्टार्ट करे और तब जो फ्रिक्शन काम करे, तो उस वाले केस को हम क्या कहेंगे, बोलो, रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक है। तो एक बॉडी लाइक ए रिंग, रिंग का मतलब क्या होता है, अरे ऐसे सर्कल टाइप से, या चूड़ी जो देखी होगी आपने वो रिंग है। ए स्फीयर, स्फीयर का मतलब क्या होता है, जो अंदर से भरा हुआ हो, जैसे लोहे की जो बॉल होती है या जो गोला हम फेंकते हैं ना वो वाला। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बस वो स्लिप नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना है, रोल करना है। फुटबॉल को, या फिर हम ये कहें कि किसी भी रिंग को या एक स्फीयर को, ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विल नॉट सफर फ्रिक्शन, ठीक है। अब एक बात बताओ ध्यान से, देखो अब ये बॉडी है, अगर ये मूव कर रही है और मान लीजिए अब यहां पर आई और ऐसे कैसे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्लाइड हुई है, तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा,
काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये बॉडी ऐसे मूव करने की बजाय ये घूमते हुए गई है, ऐसे ऐसे घूमते हुए गई है, और अब इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो यहां पर अब कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, यहां पर हमारा रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा, जिसको हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप यू गोट द आइडिया अबाउट ऑल द टाइप ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड वन इज द काइनेटिक एंड थर्ड वन इज द रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, अब देखो, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, आवश्यक। क्या होता है, आवश्यक। और इविल का मतलब क्या होता है, बुराई। अब देखो, कोई चीज जरूरी भी है और बुराई भी है, इनको हम दोनों ही चीज क्यों कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस फ्रिक्शन के बिना ये दुनिया जो है असंभव है। फ्रिक्शन के बिना हम जीवन में मतलब जीवन यापन कर भी नहीं सकते। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं सकते। ये जो गाड़ियां हैं ये सारी स्लिप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी नहीं चल पाएंगी। आपने अपनी जो नए जूते हैं उनमें देखा होगा, नीचे की तरफ जो है ना वो ऐसे कट कट से लगे हुए होते हैं। या फिर आपने ये देखा होगा कि गाड़ियों के जो टायर हैं वो उनमें ऐसा होता है, देखो गाड़ियों के टायर में ऐसा होता है, ऐसे देखा होगा आपने। ऐसा क्यों होता है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन को कम या ज्यादा करने के लिए ही होता है। उसी प्रकार कई बार हमारी जो चप्पल की तलहटी है वो क्या हो जाती है, भीग जाती है, तो उस टाइम हम क्या कहते हैं कि भाई ये स्लिपरी बहुत ज्यादा हो गई है और आप नई चप्पल खरीद लो, वरना आप गिर जाओगे बारिश में या किसी भी संगमरमर के उस पे फर्श पे या सिंपल फर्श पे भी आप गिर जाओगे। या कहीं कीचड़ हो रहा है, चिकनी जो मिट्टी होती है उसमें जब पानी गिर जाता है तो वो बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाती है, और ऊपर से हमारी चप्पल भी ऐसी हो गई। गाड़ी के टायर कब बदलवाए जाते हैं बताओ, जब ये बिल्कुल घिस जाते हैं। इनमें से ये जो इस टाइप की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सपाट हो जाती है, तो इस वाले केस में हम क्या कर लेते हैं, तो इसको नेसेसरी इविल इसलिए बोला गया है भाई क्योंकि ये एक आवश्यक भी है और ये बुराई भी है, इसकी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अच्छा, अगर एडवांटेज की बात करें तो क्या होगा, देखो एडवांटेज में यही सारी चीजें आ गई, हमारी चप्पल के नीचे जो बने हुए होते हैं ऐसे वो हो गए, या फिर टायर्स के अंदर हो गए। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो बेटा डिसएडवांटेज में क्या होता है, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो सारी फ्रिक्शन पे काम करती है। जैसे ब्रेक वगैरह है, हम एकदम से जब फ्रिक्शन करते हैं तो ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो टायर जो है वो थोड़ा सा घिसता हुआ जाता है, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है उसका नुकसान हो जाता है और उसको हम क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर पाते। अच्छा, दूसरा कई बार आपने देखा होगा कि बहुत साउंड जो पोल्यूशन है वो भी इससे होता है। जब फ्रिक्शन से अगर एकदम से कोई चीज ऐसे रगड़ी जाएगी आपस में तो उससे एक नॉइज निकलेगी जो हमारे कानों को चीरती हुई जाती है, तो वो भी एक पोल्यूशन का कारण बनती है, साउंड पोल्यूशन का कारण। तो कुल मिला के फ्रिक्शन जो है एक नेसेसरी इविल भी है। अच्छा, अब मेथड क्या हो सकते हैं फ्रिक्शन को कम करने के या बढ़ाने के, तो सबसे पहले तो ये है, देखो किसी भी सॉलिड की अगर बात करें तो उसमें ग्रेफाइट की हेल्प से फ्रिक्शन को कम या ज्यादा किया जा सकता है। यदि सेमी सॉलिड की बात है तो उसमें ग्रीस लगा देते हैं। जैसे मेरी गाड़ी की जो खिड़की है वो जो ड्राइवर साइड के जो पीछे जो खिड़की है उसको मैं देख रहा था कि जैसे मैं खोलूं तो वो एक आवाज कर रही थी, चैं चैं इस टाइप की आवाज कर रही थी। तो उस टाइप की आवाज में मैंने क्या देखा कि यहाँ पर तो फ्रिक्शन जो है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए मैंने क्या किया, एक 30 रुपए का ग्रीस का पैकेट लगा के अपनी जो वो खिड़की थी उसके ऊपर लगा दिया और उससे फ्रिक्शन कम हो गया और अब आवाज भी नहीं आ रही किसी भी प्रकार की और बहुत ही आसानी से क्या कर रही है, मेरी खिड़की मूव कर रही है। उसी प्रकार अगर लिक्विड की बात करें तो उसमें हम ऑयल लगा के भी, कई बार देखा है आपने पंखा जाम हो गया तो उसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, मशीन का तेल, उससे जो पंखा है वो आसानी से क्या हो जाता है, चलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अलावा फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपने गोली ग्रीस नाम सुना होगा, जो बच्चे साइकिल चलाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो इनमें छोटी छोटी गोलियां डालते हैं जिससे कोई भी चीज बहुत ही आसानी से मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इनको बाल बेयरिंग भी बोल देते हैं। या फिर जब आप उसमें जाते हो ना साइकिल ठीक करवाने के लिए, जब हम बचपन में जाते थे तो उनमें कहते थे तेरी साइकिल के तो कुत्ते फैल हो गए। अब कुत्ते फैल का मतलब ये था कि उनमें ये जो गोलियां है ना, ये वाली गोलियां निकल गई और इस वजह से जैसे ही हम पैडल मार रहे हैं तो पैडल जितना लगना चाहिए तो उसकी बजाय ज्यादा लग रहा है और इस वजह से वो साइकिल आगे मूव नहीं कर पा रही। तो कह रहे थे कि बैरिंग खराब हो गया या बाल बैरिंग खराब होगी, तो इनको यूज करके भी हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके टाइप, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन के बारे में ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं वो मोशन जो सर्कल में होता है उसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब देखिए, सर्कुलर मोशन में पढ़ने से पहले एक बार हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपने सभी ने थोड़ा बहुत सुना भी होगा। मान लीजिए एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कोई भी कार मूव कर रही है, ये कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, और ये सर्कल में मूव करेगी तो अब ये इस डायरेक्शन में आ जाएगी, अब यहां पर मूव करेगी तो ये इस डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी। अब सर्कल में मूव करने का मतलब क्या है कि इसके सेंटर से कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, कोई ना कोई फोर्स ऐसी है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है। या फिर आप घर पे करके देखना, एक कंकड़ लेना या कोई पत्थर लेना, उसको धागे से बांधना, और धागे से बांधने के बाद जब आप उसको मूव करवाओगे ना, ऐसे मूव करवाओगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां से आपने पकड़ रखा है जो पत्थर है, यहां से सेंटर की तरफ एक फोर्स काम कर रही है। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है उसको मैं एफसीपी से डिनोट करूंगा मेरे डेरिवेशन के अंदर, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। जहां पर भी मैंने एफसीपी लिखा होगा उसका मतलब आप समझेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका मान होता है mv² अपॉन में r। अब यहाँ पर 2-3 टर्म्स हैं, इनके बारे में आप सीख लो। m क्या है, m मान लो जो भी वस्तु है जिसको हम मूव करवा रहे हैं उसका मास है। अच्छा, किस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है उसकी वो वेलोसिटी होगी, उसको स्क्वायर कर देंगे। और ये सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, r बोलेंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मान एक साथ बोलेंगे सभी बच्चे, FCP इज इक्वल टू mv² अपॉन में r, mv² अपॉन में r हो जाएगा। ठीक है, आप देखो मोशन 2 टाइप के होंगे, एक तो लेवल रोड है और एक बैंकिंग ऑफ द रोड है। तो सबसे पहले हम लेवल रोड के ऊपर इसकी बात करेंगे। तो लेवल जो रोड होता है उसमें जो वेलोसिटी है, तो प्यारे बच्चों लेवल रोड के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारे पास μs इंटू में r इंटू में क्या हो जाएगा बोलो g, और इसका क्या है ये अंडर रूट है, इसका क्या है ये अंडर रूट है। मैक्सिमम वेलोसिटी ये होनी चाहिए। हम डेरिवेशन की बात कर रहे थे, और डेरिवेशन को करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा इसको बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो बॉडी डायग्राम क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई कार है, और इस कार के ऊपर कौन सी रिएक्शन लग रही होगी, नॉर्मल रिएक्शन। नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बताओ, इसका वेट mg, और ये सेंटर है, और इस वाले सर्कल के अंदर ये मूव कर रही है। ठीक है, तो यहां पर एक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, जिस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, FC बोलेंगे, FS स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। या फिर हम ये कहें कि ये बॉडी फिलहाल खड़ी है और हम फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आगे सरक नहीं रही, तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन अगर मूव कर रही है तो बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें देखो ऊपर वाली जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन, वो mg के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इस तरफ की अगर बात करें, इस तरफ की डायरेक्शन की अगर बात करें, तो यहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, जो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा था उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी μs इंटू में n, μs इंटू में n। अच्छा ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यही बेसिकली क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये बेसिकली क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम कर रही है। तो जो एफएस है उसकी जगह हम बताओ क्या लिख देंगे, एफएक्स की जगह हम लिख देंगे mv² अपॉन में r। क्यों लिख देंगे ऐसा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो काम कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कर दिया और इनटू में μs लिख दिया, और यहां पर जो n है इसका मान क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। एक m से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक m कैंसिल हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ड्राइव करके लिखते हैं, और जैसे ही v² अपॉन में r किया तो उधर क्या बच गया मेरे पास, μs इंटू में g बच गया। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी r अगर उधर जाएगा तो μs इंटू में g और इंटू में r हो गया, और v की अगर बात करें तो वो हो जाएगा μs r इंटू g, इसका अंडर रूट। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, यही तो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी हमारी बताओ, v max इज इक्वल टू μs इंटू में r इंटू में g। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी यदि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है
तो वो अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी पे जाएगी, अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी पे जाएगी तो उसके पलटने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे, या फिर हम ये कहें कि वो मतलब सर्कुलर पाथ मूव नहीं कर सकती यदि इस मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा जाने की कोशिश की जाएगी। तो प्यारे बच्चों इस पे बड़े ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपको दी गई होगी, म्यू की वैल्यू दी गई होगी, आर जो डिस्टेंस है वो दे रखी होगी, और ग्रेविटी का मान आप सभी को पता ही है, कितना होता है बताओ, 9.8। कई सवालों में हम 10 भी यूज कर लेते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, या मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी होगी तो सेंटर से कितनी दूरी है ये निकलवा लिया जाएगा आपसे, या म्यू एस की वैल्यू पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मूविंग ऑफ ए कार ऑन द लेवल रोड पे, तो कर ली थी हमने बात। उसके बाद मूविंग ऑफ ए कार ऑन द बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब पता क्या होता है? अच्छा, आप लोगों ने सभी ने हाईवे के ऊपर देखा होगा कि जैसे ही हाईवे थोड़ा सा घूमता है तो एक तरफ से रोड थोड़ा सा ऊंचा रहता है, थोड़ा सा ऊंचा रहता है। वो क्यों रहता है? उसी को बैंकिंग ऑफ द रोड कहते हैं। वो इसलिए रहता है कि ये गाड़ी पलट ना जाए। अब ये गाड़ी ना पलटने की वजह से ही उस रोड को क्या किया जाता है, थोड़ा सा ऊंचा किया जाता है एक साइड से, वरना गाड़ी पलट जाएगी। अब उसमें भी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। लेवल रोड पे तो हमने बात कर ली, कितनी आई, म्यू एस इंटू में आर इंटू में जी का अंडर रूट आई मैक्सिमम वेलोसिटी। इससे ज्यादा हमें नहीं चलानी चाहिए। और अगर बैंक्ड रोड की बात करें तो उसमें क्या होगा, तो बैंक्ड रोड में भी प्यारे बच्चों हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, और वो डेरिवेशन आप ध्यान से देखना। उस डेरिवेशन में सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये एक बॉडी थी और ये बॉडी बेटा ऐसे है, ऐसे, ठीक है, और यहां से ये बैंकिंग ऑफ द रोड है, और इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो वो तो ऐसे काम करेगी, और इसके mg की बात करें तो वो नीचे काम करेगा mg। अच्छा प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, यहां पे मैं बता रहा हूं कि यदि दो ऐसी रेखाओं के बीच में ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसी प्रकार अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसी प्रकार अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये मैथमेटिकल्स के रूल है। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें पता होंगी। अब हम बात जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि यदि ऐसे हो, ऐसे हो, तो इनमें प्यारे बच्चों अगर एक एंगल थीटा है तो एक को छोड़कर दूसरा थीटा, इसको छोड़कर ये वाला थीटा, इसको छोड़कर ये वाला थीटा होगा। ये भी एक मैथमेटिक्स का रूल है। ये आता कैसे है, ये ऐसे आता है, जैसे मान लो ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो गया, थीटा हो गया। इसी प्रकार अब हमने दो ये और खींच दी तो ये वाला भी क्या हो गया, थीटा, और ये वाला भी क्या हो गया, थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना। अगर इसकी ये नहीं समझ में आए तो मुझे जरूर बताना, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोगों को समझाएंगे। ये मैथमेटिकल टूल है फिजिक्स के। ठीक है, अब देखो यहां से नॉर्मल रिएक्शन की बात कर ली। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये है, इसके एक ऐसे ही सरफेस ले लिया तो दो रेखाओं के बीच में ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बताओ, ये थीटा एंगल होगा। अरे बोलो, ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा उसी प्रकार अगर मैं इसको ऐसे डिनोट कर दूं, ऐसे कर दूं, और ये इधर जा रहा है इसको ऐसे कर दूं, ये सीधे की तरफ कर दूं, तो ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसको छोड़ दिया ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसको छोड़ दिया ये एंगल भी क्या होगा मेरा, थीटा। तो देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन थी, इस नॉर्मल रिएक्शन की अगर बात करें तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा मेरे पास n cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n sin थीटा, n cos थीटा इंटू में n sin थीटा। अब देखो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। प्यारे बच्चों यहां पर ना, यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा है जिसको मैंने Fs का नाम दिया है। अब देखो ये Fs है तो इसका ये वाला क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये तो Fs cos थीटा हो गया, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो गया, Fs sin थीटा। बस ये फ्री बॉडी डायग्राम था। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हम जो है यहां पर v की वैल्यू निकालेंगे। देखना ध्यान से, ऊपर क्या था, n cos थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, नीचे Fs sin थीटा और mg, तो Fs cos थीटा प्लस में क्या हो गया बोलो, mg हो गया। अच्छा इस डायरेक्शन के अंदर बात करें, इस डायरेक्शन के अंदर, तो इस डायरेक्शन में क्या क्या है बोलो, Fs cos थीटा, सॉरी यहां पर Fs sin थीटा है, नीचे Fs क्या है, ये sin थीटा है। तो इसको थोड़ा सा सही करेंगे हम। Fs sin थीटा, इधर क्या है, Fs cos थीटा प्लस का n sin थीटा। ठीक है, ये किसके बराबर है,
एग्जैक्टली mv स्क्वायर अपॉन में r, क्योंकि अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या कर रही है, खींच रही है। ठीक है, चलिए ये दो वैल्यू आ गई थी हमारे पास। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि fs इज इक्वल टू म्यूएस इंटू में n होता है। अब ये इक्वेशन में इनमें रख देंगे fs इज इक्वल टू म्यूएस इंटू में n, तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, म्यूएस इंटू में n हो जाएगा, और यहां पर रखेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, म्यूएस इंटू में n हो जाएगा। प्यारे बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन से मैं क्या करता हूं, n की वैल्यू निकाल लेता हूं। जब ये वाली वैल्यू ये इधर आएगी तो इसमें से n कॉमन ले लेंगे, तो देखो मैं n कॉमन ले रहा हूं, यहां तो cos थीटा बच गया, फिर माइनस ये सारा इधर आएगा तो n कॉमन आ गया, ये बच गया म्यूएस साइन थीटा, और इज इक्वल टू क्या हो गया, mg हो गया। तो यहां से n का मान क्या आ जाएगा, mg अपॉन में cos थीटा माइनस म्यूएस साइन थीटा। समझ में आ गई बात, बोलो। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये यहां पर रख देंगे हम। अब यहां पर जब ये वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको बार बार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तभी आएगा। एफएस की जगह क्या था, म्यूएस इंटू में n की जगह, अच्छा सुनो, इसमें से n कॉमन ले लो, इसमें से n कॉमन लेंगे तो ये n कॉमन आ गया, यहां था म्यूएस कोस थीटा और प्लस का साइन थीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन में r। देखो, अरे सही है कि नहीं, बोलो। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू जब हम यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास mg अपॉन में, यहां तो ये था म्यू एस कोस थीटा प्लस का साइन थीटा, और अपॉन में क्या था, कोस थीटा माइनस म्यू एस इंटू में साइन थीटा, और इज इक्वल टू क्या था, mv स्क्वायर अपॉन में r। तो m से m क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। उसके बाद जो वैल्यू बची है वो लिख देंगे हम। अब r की जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, तो यहां पर v का मान आ जाएगा r g म्यू एस कोस थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस म्यू एस इंटू में साइन थीटा। वैसे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज और हम करेंगे, यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों को कोस थीटा से भाग करेंगे। जब इसको कोस थीटा से भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसको कोस से करेंगे तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा, इसको कोस से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और इसको कोस थीटा से करेंगे तो टेंजेंट थीटा हो जाएगा। और फाइनली द रिलेशन विल बी, ये v स्क्वायर था तो v इज इक्वल टू आर जी म्यू एस प्लस का टेंजेंट थीटा और अपॉन में 1 माइनस म्यू एस इंटू में टेंजेंट थीटा। ठीक है, और इसका अंडर रूट। तो ये वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जब हम इस वेलोसिटी पे चलें तो हमारी कार ठीक ढंग से चलेगी। यदि इस वेलोसिटी से हमने ज्यादा जाने की कोशिश की तो हमारी जो कार है वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। और दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैंकिंग ऑफ द रोड। तो ये वेलोसिटी का डेरिवेशन आपको थोड़ा सा अप्रोच करना आना चाहिए। और इसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन की एक धमाकेदार सीरीज लाने वाले हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, लगभग सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व कर लेंगे। हैव ए नाइस डे।